तो हम बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, इनिशियली कैपेसिटर क्या है, यहाँ चार्ज है ना, क्योंकि यहाँ SW1 क्लोज है और ये EMF की बैटरी से ये पूरा सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो E है। तो स्टडी स्टेट की कंडीशन में अभी ये सर्किट है, तो सर्किट में करंट क्या होगा, यहाँ जीरो है, यानी कैपेसिटर फुली चार्ज है। हमें चाहिए कि किस तरह से डिस्चार्ज होगा। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास में सर्किट है, तो एट t इक्वल टू 0 switch SW1 is opened and SW2 is closed। तो मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि कैपेसिटर में इमीडिएटली चार्ज नहीं चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। कैपेसिटर में इमीडिएटली चार्ज चेंज नहीं होता है। तो t इक्वल टू 0 पे इस पे चार्ज क्या बना रहेगा, Q0 ही बना रहेगा, क्योंकि चार्ज इमीडिएटली चेंज होता नहीं इसमें। जब आप चार्ज करोगे तब भी नहीं होता है। अगर इनिशियली अनचार्ज है तो जीरो चार्ज रहेगा, और पहले से अगर चार्ज है तो वही चार्ज बना रहता है। जस्ट मान लो t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया, तो t इक्वल टू 0 प्लस की अगर मैं बात करूँ तो एट टाइम t इक्वल टू 0 स्विच SW1 इज ओपन एंड SW2 इज क्लोज्ड। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0 कितना है, Q0। और ये देखा जाए तो कितना होगा, ये पूरा लूप बनाएंगे हम लोग, मतलब KVL लगाएंगे तो माइनस E प्लस इसके अक्रॉस तो वोल्टेज जीरो ही है, प्लस Q0 बाई C इक्वल टू 0। तो Q0 चार्ज कितना है, CE। ओके, तो ये हमारे पास में चार्ज है ना। तो सर्किट कैसा हो गया हमारे पास में, तो हम बात कर रहे हैं एट टाइम t की। तो t टाइम पर अगर बात करोगे तो आप देखोगे कि ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C है, और हमने इसको क्लोज कर दिया। तो वो जो सर्किट है उसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन चलो फिर मैं बना देता हूँ। ये तो ओपन हो गया, इधर तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो माइनस ये प्लस और इसका EMF E है, ये आ रहा है। तो मान लो अब हमेशा क्या करना है, मैंने पहले ही बात करी थी कि जब कैपेसिटर्स को आपस में जब कनेक्ट किया था, या कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया था, तब भी बात हुई थी कि अगर मान लो चार्ज अगर देगा कैपेसिटर तो पॉजिटिव प्लेट से देखना है अपने को। तो इस पर मान लो चार्ज रह जाता है Q0 माइनस Q, क्योंकि इस पर क्या था, पहले Q0 था, इसका मतलब ये Q चार्ज दे चुका है। तो यहाँ से Q चार्ज होता हुआ इधर आएगा, इसका मतलब यहाँ चार्ज क्या रह जाएगा, Q0 माइनस Q ना, क्योंकि आपको ये पता है क्या हो जाएगा, Q0 प्लस Q। एक तरह से इधर से चार्ज निकल के इसमें जाके ऐड हो गया हो, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब करना हमेशा यही है, क्यों, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, देखो एक तो ये पता चल रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज देखो Q0 माइनस Q, यानी इसका मतलब स्मॉल जो Q है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जब स्मॉल Q इंक्रीज करेगा तो Q0 माइनस Q क्या है यहाँ, वो डिक्रीज करेगा, है ना। तो चार्ज कैपेसिटर पर डिक्रीज भी कर रहा है, और करंट को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि Q को यहाँ बढ़ता हुआ मानेंगे हम लोग, तो I को क्या लिख सकते हैं, प्लस dQ बाई dt लिख सकते हैं ना। तो ये हमेशा कंफ्यूज क्रिएट करेगा, इसलिए हमेशा ऐसा ही मानना जैसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो Q क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो I को हम लिख देंगे प्लस dQ बाई dt, और चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है। यानी किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप जाओगे तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा, Q0 माइनस Q होगा। ठीक है, तो इसी टाइम t की बात कर रहे हैं, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, माइनस Q0 माइनस Q डिवाइड बाई C, प्लस यहाँ से जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है, क्या लिखेंगे, IR इक्वल टू 0। IR इक्वल टू हो जाएगा Q0 माइनस Q डिवाइड बाई C। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो I को क्या लिखेंगे, अब I को लिखना बड़ा आसान है मेरे लिए, क्योंकि इसको लिखेंगे dQ बाई dt
क्योंकि क्यू क्या कर रहा है यहाँ, इंक्रीज कर रहा है, स्मॉल क्यू इंक्रीज कर रहा है, तो इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और डी क्यू बाई क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू डी टी बाई आर सी, और इसको इंडिकेट कर लेंगे। तो ये 0 से t, और स्मॉल क्यू तो 0 था t इक्वल टू 0 पर, तो 0 टू q, और इसका इंटीग्रेशन में आता है तो माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू लिमिट 0 टू q इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डी टी का t बाई आर सी, और अगर आप लिमिट लगाओगे तो 0 टू t, अल्टीमेटली कितना आ गया, t बाई आर सी, हो जाएगा माइनस को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, और ये हमारे पास आ गया क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी, और यानी Q इक्वल टू हो गया क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हमारे पास में इक्वेशन है, जहाँ ये क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, ठीक है। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, और ये क्या मिलेगा, क्यू नॉट तो जीरो हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई आर सी ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, क्योंकि आई, ये आई है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, क्यू नॉट बाई आर सी ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, और एक इक्वेशन ये है, मतलब मेन इक्वेशन तो ये है। अब यहाँ देखो आप, एट टी इक्वल टू 0 चार्ज कितना है, क्यू नॉट है ना, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे इसको, टी इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना हमारे पास में, ये है, और एट टी टेंस टू इन्फिनिटी, यानी स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो क्यू कितना हो गया, 0 हो जाएगा। उसी तरह करंट का देखो, तो करंट कितना है सर्किट में, क्यू नॉट बाई आर सी, क्यू नॉट कितना है, सी ई बाई आर सी इक्वल टू ई बाई आर, ये करंट होगा, और करंट क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा टी टेंस टू इन्फिनिटी पर, इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ अगर ग्राफ बनाए हम लोग, तो ये टी है और ये क्यू है, इनिशियली चार्ज दिया है कितना है, क्यू नॉट, उसके बाद ये ऐसे डिक्रीज करता जाएगा। उसी तरह करंट, और इसके बीच में ग्राफ बनाओ, टाइम के बीच में, ये क्या करेगा, ऐसा डिक्रीज करता जाएगा। इनिशियली कितना है, आई नॉट इक्वल टू ई बाई आर है, ठीक है। तो यहाँ अगर एक टाइम कांस्टेंट की बात करें, इसका टाइम कांस्टेंट क्या है, टाउ इक्वल टू आर सी, चार्ज कितना रह जाएगा, 0.37 क्यू नॉट। और करंट की बात करेंगे उसी टाइम के लिए, तो टी इक्वल टू आर सी इक्वल टू टाउ, तो करंट कितना रह जाएगा, 0.37 ई बाई आर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा सर। तो डिस्चार्ज, हाँ बोलो सर क्या आप स्टार्टिंग का थोड़ा वापस से बता देंगे? देखो यहाँ से क्या हुआ, हम बात कर रहे थे डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की, ओके। तो मैंने क्या मान लिया, यहाँ देखो, एक तो मेरे पास में ये है, तो ये मेरे पास में सर्किट है ऐसा, ठीक है। तो
इसमें क्या क्या मैंने पहले इस बार वाले सर्किट को देखो, इस वाले सर्किट को देखो ये ना, तो ये पहले कंप्लीट है, इसका मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज है। ओके, कैपेसिटर फुली चार्ज है, तो अगर फुली चार्ज है तो इसका मतलब इसके अक्रॉस करंट जीरो होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि फुली चार्ज है तो वैसे भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है कैपेसिटर। तो हमने चार्ज निकाल लिया स्टेडी स्टेट पर, इतना है। ओके, अब हमें क्या चाहिए लेकिन कि किस तरह से डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कितना, मतलब क्या फंक्शन बनेगा उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ SW1 को ओपन कर रहे हैं और SW2 को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो एट t इक्वल टू 0 स्विच SW1 इज ओपनड एंड SW2 इज क्लोज्ड। तो ये क्लोज कर दिया तो सर्किट ऐसा बन जाएगा, है ना। इसको ओपन कर दिया हमने, इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं, से यानी इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं होगा क्योंकि ये तो क्लोज ओपन है। और चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है, t इक्वल टू 0 पर Q0 इक्वल टू C है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसी टाइम टी पर, तो मैंने मान लिया किसी टाइम टी की बात करेंगे, तो मान लो इस प्लेट ने Q चार्ज दिया, स्मॉल q, तो यहाँ इस प्लेट पे चार्ज कितना रह गया, Q0 माइनस Q, और ये Q यहाँ से निकल के यहाँ से होता हुआ यहाँ चला जाएगा, तो ऐड हो गया ना, तो ये वाला हो गया ना, माइनस Q0 पहले था इस वाली पर, प्लस Q ऐड हो गया, तो अल्टीमेटली इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यानी इस कैपेसिटर पे चार्ज रही है Q0 माइनस Q। अब यहाँ देखो कि Q0 माइनस Q यानी Q तो इंक्रीज कर रहा है, भाई चार्ज डिक्रीज कर रहा है कैपेसिटर पे, तो कैसे डिक्रीज करेगा, जब स्मॉल क्यू इंक्रीज करेगा। स्मॉल क्यू इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज कर रहा है, और वही अपने को चाहिए था, है ना। तो आई को क्या लिखेंगे लेकिन प्लस dq बाई dt, क्यों, क्योंकि स्मॉल क्यू तो इंक्रीज कर रहा है, तो आई को लिखेंगे प्लस dq बाई dt, और ये लिखना है। और उसके बाद फिर मैंने इसको लूप बना लिया है, इस लूप की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया, क्या लिखूंगा, माइनस Q बाई सी प्लस IR इक्वल टू 0, और उसके बाद फिर मैंने फंक्शन बना के इसको सॉल्व कर लिया, इंडिकेट कर लिया, तो फाइनल इक्वेशन ये मिलेगी। आगे बात समझ में, तो ये क्या है, ये कैपेसिटर पे चार्ज है किसी टाइम टी पर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर टाइम टी ये है, उसको मैंने क्यू मान लिया, कैपिटल क्यू, और इसको डिफरेंशिएट किया तो ऐसी इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि Q0 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये आने के बाद हमें करंट ये भी मिल गया, यानी करंट सर्किट में ये होगा, लेकिन करंट भी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है और चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है, तो वही चीज दिखा रहा था मैं यहाँ कि t इक्वल टू 0 पर Q इक्वल टू Q0 आई क्या है, E बाई आर है। एट t टेंस टू इन्फिनिटी पे Q भी 0 हो गया, I भी 0 हो गया, तो ग्राफ इनका ऐसा बन रहा है। तो t टेंस टू इन्फिनिटी पर करंट भी 0 हो जाएगा, यानी फुली ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें एनर्जी का कितना डिसिपेशन हुआ, एनर्जी का डिसिपेशन वही हुआ जितना एनर्जी स्टोर थी इस पर, है ना। हरी बात समझ में, या है आप ऐसे भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है, एनर्जी डिसिपेशन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो एक तो तरीका ये है कि जितनी भी स्टोर एनर्जी थी सारी की सारी हीट में तो चली गई, तो कितनी थी, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और क्यू कितना था, तो सी ई होल स्क्वायर बाई 2c, यानी इतनी एनर्जी चलेगी, हाफ सी ई स्क्वायर, है ना। आप दूसरा तरीका ये भी है, ये तो सारी एनर्जी चली गई, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में कहता है जैसे टाइम दे देगा वो, कि मान लो T1 टाइम कांस्टेंट कितना है, फिर T1 टाइम कांस्टेंट 2 टाइम कांस्टेंट तक कितना एनर्जी का डिसिपेशन हुआ, तो क्या करना है, हमारे पास में करंट कितना है यहाँ, E बाई आर ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना। तो रजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी का डिसिपेशन मानेंगे हम लोग, तो आई स्क्वायर डी टी, ये इक्वल टू हो जाएगा डी एच, और इसको इंडिकेट कर देंगे। अगर इसने कहा 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी का मतलब ये वाली एनर्जी आ जाएगी आपके पास में, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है पूरी की पूरी एनर्जी हीट में चली गई है, तो तभी आएगी जब 0 से इन्फिनिटी तक आप इंडिकेट करोगे, तो आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर उसने कहा कि 1 टाइम कांस्टेंट तक बताओ कितना एनर्जी का लॉस हुआ, तो फिर आप इस फर्स्ट मेथड से नहीं बता सकते हो, इसको यही करना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यानी आप इसको किसी जनरल टाइम टी के लिए भी बात कर सकते हो, किसी जनरल टाइम टी के, तो आई स्क्वायर आर डी टी 0 से टी, ये हो गया हमारे पास में
एक मिनट, आई की वैल्यू क्या है यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा E बाई आर ई टू पावर टी बाई आर सी का होल स्क्वायर इंटू आर डी टी, और ये हो गया 0 से t। तुम्हारे पास ये टोटल हीट आ जाएगी, तो मान लेते हैं डेल्टा एच है, तो ई स्क्वायर बाई आर, क्योंकि ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि नीचे आर स्क्वायर ऊपर आ रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 0 से t ए टू पावर, ये क्या लिखते हो आप, 2t माइनस 2t बाई आर सी लिखोगे ना, डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ, ई स्क्वायर बाई आर ई टू पावर माइनस 2t बाई आर सी डिवाइडेड बाई माइनस 2 बाई आर सी, और ये 0 से t। तो हमारे पास हो गया आर से, तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस सी ऊपर चला जाएगा, तो आ गया सी ई स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओ, ई टू पावर माइनस 2t बाई आर सी माइनस 1 हो जाएगा नहीं, ये हमारे पास डेल्टा एच आ गया। तो इफ टी टेंस टू अगर इन्फिनिटी है तो डेल्टा एच क्या मिलेगा अपने को यहाँ, तो ये तो 0 हो गया ये वाला पार्ट, तो ये 0 हो जाएगा, तो प्लस हाफ सी ई स्क्वायर, यही तो आंसर था। बात क्लियर है? तो इस तरह से देखेंगे हाँ। कितना एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है। कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। आपको प्लेट्स का नहीं दिखाया ना, प्लेट्स पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वाले क्वेश्चंस किए हैं क्या? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ charges on the surfaces of conducting plates। और वैसे भी अंडरस्टूड होना चाहिए कि कंडक्टिंग प्लेट्स की बात करेंगे हम लोग। तो मैं क्या करके डिस्कस करता हूँ। पहला, वैसे तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बताया था मैंने आपको, लेकिन वहाँ क्या था, आइसोलेट, मतलब प्लेट्स रखी हुई थी, प्लेट्स को आपस में कनेक्ट नहीं किया था, प्लेट्स को हमने अर्थ भी नहीं किया था। तो यहाँ कुछ केस है जिसके बारे में बात करेंगे। फिर प्लेट्स को हम लोग बैटरी से भी कनेक्ट करेंगे, यानी 3-4 केस बनते हैं ऐसे, उन सब के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं हम लोग कि वैसे तो मैंने आपको आइडिया दिया था जब कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर पढ़ा रहा था वहाँ, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लेते हैं कि अगर अर्थ करेंगे तो क्या होगा, कैसे, क्या मतलब है उसका। जैसे मान लो ये प्लेट है, अगर इस प्लेट को मान लो हमने चार्ज दिया, तो हमें मालूम है कि यहाँ चार्ज किया जाता है, और ये प्लेट को क्या मानना है, इनफाइनाइट मानना है, ठीक है, लार्ज साइज की मानना है। इस पे कितना आ जाता है, Q/2, इस पे Q/2। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। दूसरा, मान लो मैं ये प्लेट रखा, एक और प्लेट पास में ले आए हम लोग। ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे पहले, ये भी पढ़ चुके थे, पहले वाला भी दूसरा वाला भी। तो अगर इसको Q चार्ज दिया तो क्या करते थे हम लोग, इस पर Q/2 चला जाता है, ये निकाला भी था हमने, इस पर भी Q/2 आ जाएगा। फिर क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज तो Q ही है, इस पर Q/2 आ गया। लेकिन प्लेट 2 पर, प्लेट 1 पे तो चार्ज था, प्लेट 2 पर कोई चार्ज नहीं दिया, यहाँ चार्ज कितना आता था, लेकिन -Q/2। क्यों? क्योंकि आउटर प्लेट में, आउटर प्लेट के आउटर सरफेस पे कितना जाता था, Q/2। इस पे चार्ज 0 है, तो यहाँ कितना आना पड़ेगा, -Q/2। तो अभी भी चार्ज इस पर क्या है, 0 ही बना हुआ। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया था हम लोगों ने। अब आते हैं थर्ड केस कि 2 को हमने अर्थ किया, प्लेट 2 गेट्स अर्थ। अब इस केस में क्या होगा, यह समझना जरूरी है।
तो ये ध्यान रखना है कि जब प्लेट को अर्थ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, दरअसल ऐसे इसको अर्थ किया हमने, तो एक तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर को अगर आप अर्थ से कनेक्ट करोगे इसका पोटेंशियल हमेशा जीरो हो जाता है, तो जीरो हो गया। एक तो ये ध्यान रखना है, तो जीरो हो ही जाना। अब चार्ज आएगा कि नहीं आएगा वो सेकेंडरी चीज है। तो यहाँ क्या होगा, लेकिन इस पर टोटल चार्ज कितना दिया था हमने, क्यू दिया था। तो अब क्यू क्या करेगा, क्योंकि यहाँ भी क्या था, देखो यहाँ क्यू/2 इधर है, क्यू/2 इधर है, लेकिन जब अर्थ करोगे उस केस में क्या होगा कि ये जो क्यू है ये एक्चुअल में देखा जाए तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन तब तक अट्रैक्ट करेगा जब तक कि खुद भी इस सरफेस पर ना आ जाए, यानी ये सारा का सारा इधर ना आ जाए तब तक ये अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। इसका मतलब यहाँ चार्ज क्या होगा, जीरो, यहाँ भी चार्ज क्या होगा, जीरो, और सारा का सारा जो चार्ज यहाँ डेवलप होगा वो दरअसल आप चाहो तो क्यू ले लो, माइनस क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया कि माइनस क्यू है, तो वो वैसे भी क्या निकल के आ जाएगा, वो कैपिटल क्यू निकल के आ जाएगा। कैसे, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो, या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो ना। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस साइड होगा ना, क्या लिखोगे इसको, -Q/2A एप्सिलॉन नॉट एस, क्या है यहाँ दोनों प्लेट, मतलब नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, होगा है ना, क्योंकि नेगेटिव की साइड ही होता है, और पॉजिटिव की तरफ की वजह से इधर होगा, तो कितना होगा, Q/2S एप्सिलॉन नॉट, और ये मिला के क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब Q इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल Q आ गया, है ना। इसका मतलब यहाँ जो चार्ज होगा तो इधर चार्ज होगा +Q, और इधर जो चार्ज होगा होगा -Q, और इधर चार्ज क्या होगा, जीरो, और इसको हमने अर्थ किया हुआ, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, ठीक है। इसका सरफेस एरिया पता ही है। अब मान लेते हैं कि प्लेट 1 है, तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि 1 पॉइंट है तो यहाँ का पोटेंशियल आप V1 मान लोगे, कि इस प्लेट का V1 पोटेंशियल मान लो, और इस प्लेट का पोटेंशियल V2 है, और आपको पता होना चाहिए V2 तो जीरो ही है ना। V2 जीरो है तो आप V1 यहाँ फाइंड कर सकते हो, क्योंकि V2 पता है तो V1 कितना है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल बता सकता हूँ। कैसे, अगर मैं कहता हूँ दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस D है मान लो, तो हमें मालूम है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा, जो कि यूनिफॉर्म मानते हैं हम लोग, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, Q/S/2 एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस की वजह से होगा, दूसरे सरफेस की वजह से उसी डायरेक्शन में, तो है ना, उसी की वो हमेशा इधर ही होगा, पॉजिटिव की वजह से इधर होता है दूर की तरफ, और नेगेटिव की वजह से उसकी तरफ ही होता है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया हमारे पास में, E आ गया। E कितना हो गया, Q/S एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास में, dv इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इसको इंडिकेट करेंगे। तो ये हमारे पास में मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0 है ना, ये हमारे पास में x इक्वल टू 0 है, तो ये मैंने मान लिया कि x इक्वल टू d है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो dr वेक्टर में आप सिर्फ देखोगे कि ऐसा नहीं कि dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग द एक्स एक्सिस ही है। तो हम लोग यहाँ dx से ले लेते हैं, बाकी तो सब वैसे भी जीरो हो जाएगा, और इसको v1 से v2 इंडिकेट करेंगे तो क्या मिलेगा, v2 माइनस v1, और e और dr इसको 0 से d करेंगे, तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा e dx से आ जाएगा, और 0 से d, तो हमारे पास आ गया Q/ε0s इंटू d, है ना। तो v1 मुझे पता है, v1 क्या है यहाँ, सॉरी v2 मुझे पता है, यहाँ माइनस रहेगा ना, क्योंकि यहाँ तो माइनस रहेगा, और सिंस v2 इक्वल टू क्या है, 0 है, तो अगर v2 0 है तो उस प्लेट का पोटेंशियल मिल गया मुझे, तो -QD/ε0s, ठीक है।
तो कितना आ गया देखो, V1 इक्वल टू आ गया QD बाई एप्सिलॉन नॉट S, यही आंसर है। तो प्लेट 1 का पोटेंशियल भी मिल गया अपने को, अगर ऐसे अर्थ करेंगे तो। ठीक है, अब एक चीज और बताते हैं आपको, देखो यहाँ ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि मैंने इसको x इक्वल टू 0 लिया ना, यहाँ ग्राफ कैसे मिलेगा देखो। ग्राफ v वर्सेस x बनाना है ना, v वर्सेस x बनाना है। तो मुझे v1 तो पता ही चल गया और v2 भी मुझे पता है कि 0 है ना। तो मेरे पास में ये इक्वेशन देखो, इसी इक्वेशन को यूज करूंगा ना मैं। कैसे लिखूंगा, माइनस ई वेक्टर dx 0 टू x करेंगे और इसको v1 टू v करेंगे। क्या लिखेंगे, v माइनस v1 इक्वल टू माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, dx हो जाएगा, है ना। यानी v इक्वल टू आ गया v1 माइनस dx। और जैसे d पर पहुंचेंगे तो हमें मालूम है कि वहां का पोटेंशियल तो 0 ही है ना। तो एट x इक्वल टू d, v इक्वल टू कितना है, v2 जो कि 0 है। ओके, तो यहाँ ग्राफ कैसा होगा देखो, ये x इक्वल टू 0, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, मान लो ये भी है, तो यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता है कितना है, v1 है। आप देखो ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी ये ऐसे डिक्रीज करता जा रहा है मेरे ख्याल से, स्ट्रेट लाइन है ना, देखो है ना, जिसका स्लोप क्या है यहाँ e है, जो कि e पॉजिटिव है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये x इक्वल टू डी हो गया। उसके बाद इधर क्या रहेगा, 0 ही बना रहेगा मालूम है, और उसी तरह यहाँ भी इधर v1 ही बना रहेगा उसके बाद। क्यों बना रहेगा जानना चाहोगे, यानी इसका ग्राफ ऐसा होगा, उसका रीजन ये देखो, यहाँ आप यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, इन दोनों प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कि नहीं, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे जाओ आप, इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा, और इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो आउटसाइड में आप देख रहे हो कि ए आउटसाइड 0 है। तो अगर ए आउटसाइड 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली इक्वेशन को देखो आप, जब ई 0 हो गया तो डी वी इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब इस साइड इस के बाद सब जगह पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ सेम हो गया। उसी तरह यहाँ भी सेम हो जाएगा, क्योंकि उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप 0 है। कैसे, इस पॉजिटिव की वजह से इधर होगा, इस नेगेटिव की वजह से इधर होगा। तो इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ 0 है। इसका मतलब यहाँ भी सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, V1 ही बना रहेगा। आगे बात समझ में, इसलिए इधर पोटेंशियल क्या बना रहेगा, V1 बना रहेगा। तो ये ग्राफ होता है इसका। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। भाई समझ में आ गई ना। हाँ सर। तो इसका ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास में। अभी और भी कैसे, ये सारा केस था एक तरह से। अब मान लो जैसे कि अब करना क्या, देखो आपको अब कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, उस पे जा रहा हूँ मैं। मान लो ये प्लेट है, अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये एक और प्लेट है मान लो, हमने इसको 2Q चार्ज दिया और इसको मैंने Q चार्ज दिया। ये हमारे पास में प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अर्थ कर रहा हूँ। ये स्विच ओपन है, मान लो ये स्विच ओपन किया, अभी ओपन है।
हमें क्या क्या फाइंड करना है? एक तो फाइंड दी distribution of charge on the surfaces of the plates, and also find the charge flown to the earth after connecting the switch SW। कितना चार्ज फ्लो करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो क्या करना है यहाँ, इस पे जो टोटल चार्ज है 1 पे वो तो नहीं चेंज करेगा, 3 पर भी जो टोटल चार्ज है वो चेंज नहीं करेगा क्योंकि किसी के कनेक्शन में नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ये लगाना है अब आपको कि जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो जो आउटर प्लेट्स हैं उनके, अच्छा इनके बीच के डिस्टेंस भी मान लेता हूँ, चलो इसके बीच की डिस्टेंस d है, इसके बीच की डिस्टेंस मैंने मान लिया कि d है। तो आउटर जो प्लेट है वो कौन सी है? इधर 1 है और इधर ये 2 प्लेट है और ये 3 प्लेट है। तो इसको हमने अर्थ किया हुआ है। तो करना क्या है, आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेस पे चार्ज हमेशा 0 करना है। क्यों? क्योंकि इस प्लेट पे चार्ज उस तरह से आएगा कि सारी चार्जेस जो इन पे थे 1 और 3 पर, ये क्या करेंगे, इस पर चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे ना एक तरह से। तो सारा चार्ज किधर आ जाएगा? अंदर की साइड आ जाएगा इनका। इस पे चार्ज यहाँ क्या आ जाएगा? +2Q। इसका मतलब है अब यहाँ -2Q होना चाहिए, ये भी याद रखो। अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। और इस पर क्या था? +Q है। इसका मतलब यहाँ -Q डेवलप होगा। इसका मतलब यहाँ चार्ज कितना फ्लो कर गया? 3Q, क्योंकि है ना, चार्ज कितना कर गया? 3Q। क्यों? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था कि इसको न्यूट्रल लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो -3Q आ गया। इसका मतलब यहाँ से 3Q गया होगा, तभी तो इस पे चार्ज -3Q आया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, प्लेट्स के केस में जब भी कई सारी प्लेट्स होती है और किसी एक को या कई सारी प्लेट्स को आप अगर अर्थ से कनेक्ट करते हो, तो जितना चार्ज सिस्टम पर होता है ना, उतना ही चार्ज अर्थ में फ्लो करता है हमेशा। इसका मतलब है कि यहाँ चार्ज 3Q था सिस्टम पर तीनों प्लेट्स का मिला के, इसका मतलब 3Q ही चार्ज फ्लो करेगा। इस स्विच से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो 3Q है। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये बता दिया मैंने आपको, इस तरह से करेंगे। सर वापस बोलो, समझा दो ना। क्या समझे बोलो। सर वही वो क्वेश्चन ले। हाँ सर वो उधर जो +2Q सारा का सारा चार्ज आ गया सर, उधर से थोड़ा बताइए ना। ये यहाँ से देखो ना, अभी यहाँ भी तो ये बताया था, वही तो कह रहा हूँ मैं। ये आया था ना, जैसे पहले यहाँ देखो ये ऐसा था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी अर्थ करोगे तो आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पे चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन को। कौन? ये पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट करेगा इस पर, ले तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करते करते खुद भी तो इधर की तरफ आ जाएगा। लेकिन अब उसके बाद तो आगे मूव कर नहीं सकता वो, सारा चार्ज क्या हो जाएगा? इस सरफेस पर आ जाएगा। अब यहाँ भी सरफेस पे चार्ज क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये Q भी तो इस नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो सारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। इस वाले सरफेस पे चार्ज क्या चला जाएगा? 0 चला जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कि अगर 3 प्लेट होगी तो क्या करना है। तो 3 प्लेट होगी तो उसमें से कोई भी एक प्लेट को अगर आपने अर्थ किया तो आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पर चार्ज क्या लेना है? हमेशा 0 लेना, जब भी आप किसी भी एक प्लेट को अर्थ करोगे।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे तो उससे और क्लियर होगा। नेक्स्ट मान लो जैसे कि ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है और ये चौथी प्लेट है ना। मैंने, आप चाहो तो आउटर वाली को कोई किसी भी कर दो या इसको कनेक्ट कर दो, इसको अर्थ कर दो, है ना। अभी हमने किया नहीं, अभी ओपन ही है। ये डी डिस्टेंस से मान लो, है ना, ये भी डी डिस्टेंस से मान लो, ये 2D डिस्टेंस से मान लो, और इसको अर्थ किया हुआ हमने ना। तो मान लो मैंने इसको चार्ज दिया 3Q, मैंने इसको भी चार्ज दिया मान लो Q, बस ऐसा ही है मान लो, बाकी को मैंने दिया ही नहीं। चाहो तो इस वाली को दे सकते हो, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है, ये प्लेट 4 है। बोलो आप जैसा को दूं क्या चार्ज प्लेट 4 को भी, नहीं तो ऐसे चलते हैं। तो ये चार्ज है मान लो, ये मतलब इस तरह से हमने चार्जेस इन प्लेट्स को दिया। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए मुझे, तो क्या करूंगा देखो, और आप देखोगे 4Q चार्ज फ्लो कर जाएगा यहाँ से, कितना, क्योंकि सिस्टम पे कितना है 4Q। तो इसको मैंने अर्थ कर दिया, तो यहाँ चार्ज क्या हो गया 0, यहाँ भी चार्ज क्या हो गया 0। इसका कहाँ चला गया 3Q यहाँ चला गया, इसका मतलब है कि यहाँ -3Q होना चाहिए। अब इस पे तो चार्ज 0 ही था, इसका मतलब यहाँ +3Q होना चाहिए, क्योंकि टोटल चार्ज 0 रखना है। इसका मतलब है कि यहाँ -3Q आना चाहिए। आना, अब आप अभी कुछ नहीं, अब नहीं कह सकते हो आप। तो इस पे चार्ज क्या दिया था हमने 4 पे, 0 दिया था। तो आप देखो ये आइसोलेटेड ही है, इसका मतलब यहाँ चार्ज 0 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे चार्ज 0 है, और पहले भी चार्ज 0 था, तो बाद में भी 0 रखना पड़ेगा। इसका मतलब 0 तो यहाँ भी 0 ही है, इसका मतलब यहाँ को कोई लेना देना ही नहीं है, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब यहाँ से देखो आप कितना चार्ज फ्लो किया, देखो इस पे पहले कोई चार्ज नहीं था, इस पर कहाँ, सॉरी Q चार्ज दिया था मैंने, है ना। कितना दिया था इसको, थर्ड वाले पर Q। अभी आप देखो इस पे चार्ज कितना है, -3Q है। इसका मतलब यहाँ से चार्ज कितना फ्लो कर गया, यहाँ 4Q चार्ज फ्लो कर गया। अब आप कहेंगे से कैसे भाई, एक तो Q ही फ्लो कर गया और -3Q और आया, इसका मतलब क्या हुआ 3Q गया होगा ना, और तो 4Q गया ना, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया यहाँ 4Q ना। ये बात समझ में नहीं है, पहले तो बताओ मुझे, ये 4Q चार्ज यहाँ फ्लो कर गया। सर ये 4Q वाला वापस बता दीजिए ना। आप ये देखो ना, पहले इस पे चार्ज कितना था प्लेट 3 पर, Q का Q था, अभी कितना है -3Q। -3Q। मान लो Q नहीं होता, 0 होता, तो चार्ज 3 पर कितना होता है, 0 चार्ज है मान लो Q होता ही नहीं है तो 0 चार्ज होता मान लो। अभी कितना है -3Q है, इसका मतलब वहां से 3Q गया होगा ना, तभी तो -3Q रह गया ना वहां। हाँ सर। अरे क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन अगर जाके ऐड होता है, या हीलियम प्लस से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, हीलियम प्लस की बात करते हैं, तो जितना प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना वहां से, हाँ तभी सर। तो क्या हुआ, जो प्रोटॉन है उसका +1 हो गया ना वहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर समझा। ना तो वही तो चीज यहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे हम लोग। सर तो वो इसका मतलब इनिशियली, कितना फ्लो कर गया। हाँ सर आपने इनिशियली 3 में Q चार्ज दिया ना, उसकी वजह से 4 पे चार्ज नहीं आएगा इस पर 4 पे चार्ज कहाँ है, देखो ना सर, लेकिन 4 Q पे तो आ चार्ज। रहा था ना 3 पे, तो जब स्विच क्लोज ओपन था तभी। हाँ तो 3 पर तो था ही ना, मैं तो बोल रहा हूँ, तभी तो यहाँ से 4Q हो गया ना, 4Q चला गया, चार्ज फ्लो कर गया ना अर्थ में।
ठीक है पहले सर। तो ये बताओ मुझे, प्लेट 4 पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। और आउटर सरफेसेस पे चार्ज क्या लेना चाहिए मुझे? 0 लेना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। हाँ तो इसका मतलब इधर चार्ज ले ही नहीं सकता क्योंकि उस पे तो चार्ज ही 0 है हाँ समझा सर। है ना? तो चार्ज 0 बना रहना चाहिए ना उसके ऊपर। ये बात क्लियर हो गई भाई? हाँ सर। इसमें कोई डाउट नहीं ना? सर एक डाउट। हाँ हाँ, पूछो। सर मतलब फिर कितना भी बड़ा सिस्टम रहेगा पर एक ही प्लेट अर्थ किया रहेगा तो फिर टोटल चार्ज उस सिस्टम का अर्थ हो जाए, मतलब अर्थ में फ्लो करेगा। हाँ, एक प्लेट हो या दो प्लेट हो, एक प्लेट हो या दो प्लेट हो। ओके सर। एक भी हो सर सकती है, इस केस में मैंने एक किया हुआ है। बोलो। सर क्या आप 4 पे भी एक बार चार्ज दे के दिखा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, इसमें क्या। हाँ बोलो। सर प्लेट तो चार्ज दे रहा है ना, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों एक्वायर हो रहा है? मान लिया, एक बार बताइए, हीलियम है मान लो, हीलियम जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है तो मानते हो? उसमें से मैंने हीलियम में से, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, कौन बताएगा मुझे? मेरी आवाज ही गई? आवाज आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। हाँ सर। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। 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 और प्रोटॉन कितने होते हैं? दो। दो। होते हैं। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, तो हीलियम क्या हो गया है? इसको हीलियम प्लस क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन बचा, उसमें दो प्रोटॉन बचे हुए हैं, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? +1 हुआ कि नहीं हुआ उसमें? यानी इसका मतलब आपने जितने, अब जैसे चलो सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम में क्या होता है? सोडियम में कितना होता है टोटल? एक कितना होता है? 11 होता है ना सोडियम का, है ना? हाँ सॉरी, सर। मतलब 10 होता है ना सोडियम का। सोडियम का, सॉरी, जेड जेड 10 होता है ना सोडियम का। 11 होता है, हाँ सॉरी 11 होता है। सर 11 ठीक होता है, है। हाँ समझ मालूम मुझे। 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 11 ही होते हैं। 11। हाँ सर। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से मान लो मैंने दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, तो क्या लिखते हैं? मान लो वैसे तो +1 ही होता है उसमें, +2 भी होता है क्या सोडियम में? अरे मैं इसे पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है। +1 का तो मुझे मालूम है। सोडियम से दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? मान लो निकाल लिया हमने, ऐसे मान लिया मैंने, तो दो इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम से निकाले तो उस पर क्या लिखोगे आप? Na+2 लिखोगे। क्यों लिख रहे हाँ हो सर। Na+2? दो क्योंकि आप ये कह रहे हो कि दो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि अगर किसी बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि सोडियम का एटम जो है न्यूट्रल होता है, उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो आप कह रहे हो कि +2 है यहाँ। क्यों? क्योंकि एक्सेस में दो प्रोटॉन है, दरअसल वहां एक्सेस में क्या है? दो प्रोटॉन है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी है, उस पर कोई चार्ज नहीं था, मैंने वहां से मान लो 2 कूलम निकाल लिया, इसका मतलब क्या हुआ? 2 कूलम निकालने का मतलब +2 कूलम निकाला भी इस केस में, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यों -2 कूलम होना चाहिए? हाँ हाँ सर समझा। हाँ? और वैसे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए ना, उस प्लेट पर कोई चार्ज था ही नहीं, तो अगर आपने कुछ चार्ज निकाला तो उतना चार्ज उस पर उतना नेगेटिव में रहना चाहिए ना, तभी तो पूरे सिस्टम का 0 मिलेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि प्लेट 3 की अगर मैं बात करूँ, उस पर पहले से Q था, है ना, लेकिन वहां से कितना और कितना आ रहा है उस पर चार्ज? -3Q। इसका मतलब उस पर कितना आपने ऐड किया? उसमें ऐड किया -4Q ऐड किया होगा ना आपने एक तरह से, तभी तो -3Q हुआ उस पर। इसका मतलब +4Q वहां से क्या हो गया? मूव कर गया ना, मतलब फ्लो कर गया ना। सिंपल सी गणित है यार, इसमें क्या समझाऊंगा मैं? इतनी सी छोटी सी बात 8वीं के बच्चों को बताओ, छोटे छोटे बच्चों को समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, उसमें समझ रहे हैं, पता ही नहीं क्या दिमाग लगाने। इतना मुझे दिमाग लगाने नहीं चाहिए था इसमें। छोड़ो, नहीं समझ में आया तो कोई मतलब नहीं है।
आगे चलते हैं। सिंपल गणित लगा रहे हैं, इसमें प्लस माइनस कर रहा हूँ मैं, वही समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि सर आउटर प्लेट को भी चार्ज दो, मजा नहीं आया इसमें। आउटर प्लेट को भी चार्ज दे लेते हैं, फिर देख लेते हैं कितना मजा आता है। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? अब जैसे हमारे पास में ये प्लेट है, ये एक और प्लेट है, ये एक और प्लेट है, और यहाँ भी ये प्लेट है। सेम वही वाला सिस्टम ले लिया मैंने, इसको हमने अर्थ कर दिया। अभी तो ओपन ही मान लो है ना। इसको कितना दिया था हमने? 3Q। इसको कितना दिया हुआ है? Q। और इसको कितना दें प्लेट 4 को? अरे बेटा जिसने डाउट पूछा कितना दे, बोलो जो बोलेंगे। हाँ 2Q दे देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। इसको अर्थ किया हमने, है ना, इस प्लेट को क्या किया हमने? अर्थ किया। तो मैंने क्या कहा आपसे कि आउटर सरफेस पे चार्ज क्या कर देना है? 0 कर देना है। इसका मतलब इस पे चार्ज कितना आ गया? 3Q। यहाँ कितना आ गया? -3Q। इस पे चार्ज 0 था, इसका मतलब इस पर +3Q आना चाहिए इधर की साइड में। और अगर यहाँ +3Q तो इसका मतलब यहाँ -3Q आना चाहिए। और अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी सरफेस के बारे में नहीं कह सकता। किसके बारे में? इस सरफेस के बारे में मेरे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस सरफेस के लिए। लेकिन इस सरफेस के लिए इंफॉर्मेशन है। कैसे? क्योंकि इस पे चार्ज 2Q है, इधर 0 लिया, इसका मतलब इधर 2Q आना पड़ेगा ना। अब इधर 2Q आ गया, इसका मतलब यहाँ कितना आना पड़ेगा? -2Q आना पड़ेगा। अब आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से देखो आप टोटल चार्ज कितना था? 6Q। देखो 6Q फ्लो कर गया। यहाँ से चार्ज कितना फ्लो कर गया? 6Q फ्लो कर गया। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखो अभी भाई -3Q है, -2Q है, तो -5Q हो गया। तो इसका मतलब -5Q होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 5Q + Q भी तो था भाई। यहाँ से +5Q निकला तो उसके करस्पॉन्डिंग तो -5Q रह गया, और Q और था तो वो भी निकल गया, तो 6Q फ्लो कर गया ना। हाँ सर। समझ में आया? अब क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। हाँ ऐसा करना था, है ना। अब मान लो तो एक ही प्लेट है, मान लो सर। 2 प्लेट अगर अर्थ होती तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं। क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं, क्वेश्चन मिला नहीं मुझे, कहाँ गया? मिला। क्या हुआ? कौन गाना गा रहा भाई? ठीक है, क्वेश्चन है गाना। हाँ मिला। अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास में, एक एग्जांपल है। आप लोग करिएगा, मैं बना के दे रहा हूँ इसको, कोशिश करिएगा कि ये प्लेट है, यहाँ ये प्लेट ए दिया है इसने, ये प्लेट बी दिया है,
और ये प्लेट सी दिया है। ये बी है और ये सी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ने दे दिया 2d है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दिया d है, और इस बीच वाली को b को ये चार्ज q दे रहा है और इसको अर्थ कर रहा है। ये S2 स्विच है और ये इधर इसको S1 ये स्विच है, अभी ओपन है। ये 3 प्लेट यहाँ कह रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है 3 आइडेंटिकल पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। वैसे तो मैंने पहले कहा कि कंडक्टिंग प्लेट की बात करेंगे। प्लेट्स A, B and C are placed as shown in figure. Switches S1 and S2 are opened and connect A and C to the earth. When closed, plus Q charge is given to प्लेट बी, है ना। मैं एक बार लिख देता हूँ इसको। तो 4 ऑप्शन है, चारों लिख देता हूँ इसमें। पहला, इफ S1 is closed with S2 open, a charge of amount Q will pass through S1. B, if S2 is closed with S1 open, a charge of amount Q will pass through S2. C, if S1 and S2 are closed together, a charge of amount Q by 3 will pass through S1 and a charge of amount 2Q by 3 will pass through S2. D हमारे पास में D, all the above statements are incorrect. ठीक है, क्वेश्चन में पूरा दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है, ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। 3 identical parallel conducting plates A, B, C
are placed as shown in the figure. Switches S1, S2 are opened and connect A and B to the earth when closed. Plus Q charge is given to plate B. If S1 is closed with S2 open, a charge of amount Q will pass through S1. If S2 is closed with S1 open, a charge of amount of Q will pass through S2. If S1 and S2 are closed together, the charge of amount Q by 3 will pass through S1 and charge of amount 2Q by 3 will pass through S2. और ध्यान रखना इन A और B के बीच में डिस्टेंस 2D है और B और C के बीच में D है. तो बताइए, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है. मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ हाँ सर. सर. करो इस हाँ क्वेश्चन. सर. फिर अभी और भी क्वेश्चन करते हैं.
हाँ हो गया भाई क्वेश्चन। हेलो। हाँ सर। क्वेश्चन हो गया, क्या क्या आंसर्स है? हाँ आंसर्स क्या क्या है इसके? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ क्या क्या आंसर है भाई, बताओ क्या मैं? देखो पहला आंसर बिल्कुल सही है, क्यू चार्ज फ्लो करेगा, बोली तो वैसे भी निकालोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है। तो सी ऑप्शन बताना है। अब सी ऑप्शन में बताता हूँ कैसे करना, जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो देखो कैसे करना था। ये हमारे पास में प्लेट ए है, ये हमारे पास में बी है और ये हमारे पास में सी है। हमने इसको क्यू चार्ज दिया है और हमने यहाँ इसको अर्थ कर दिया, ये S1 है और इसको भी हमने अर्थ कर दिया, ये S2 है। तो आउटर चार्ज क्या होगा, आउटर सरफेस से आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पे चार्ज 0। अब क्या है, यहाँ ये हमारे पास में ये 2D है और ये हमारे पास में D है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें पता नहीं, तो क्या करूँगा, मैंने मान लिया कि इधर Q चार्ज है तो यहाँ माइनस Q आ गया होगा, है ना। मैंने मान लिया कि यहाँ माइनस Q चार्ज इधर है और यहाँ प्लस Q चार्ज ले लिया मैंने इधर, और इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा फिर, Q माइनस Q, क्योंकि टोटल चार्ज कैपिटल Q रहना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर यहाँ क्या रहेगा, माइनस Q। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? अब अपने को बताना कि कितना कितना चार्ज हो। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, तो क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्यू बाई एस बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D ना। यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, Q 2D डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एस। ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, E इंटू डी वाला पार्ट जो है, और ये हायर पोटेंशियल पर होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लिया मैंने। प्लेट ए और बी के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरह प्लेट बी और ए तो हो गया, बी और सी की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी सी इक्वल टू, तो Q माइनस Q बाई एस इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q माइनस Q इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एस। अब यहाँ देखो, आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या हो गया, अल्टीमेटली वी सी और वी ए तो 0 ही है। इसको क्या लिखोगे आप, वी बी। इसको क्या लिखोगे, वी बी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वल है, तो सिंस 1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ 2, तो जाएगा 2 क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट एस इक्वल टू Q माइनस Q डी बाई एप्सिलॉन नॉट एस, यानी हो गया 2Q इक्वल टू Q माइनस Q। इसका मतलब हो गया Q इक्वल टू Q बाई 3। हाँ Q इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई 3। इस पे चार्ज कितना था पहले, इसका मतलब यहाँ से चार्ज कितना फ्लो कर गया, Q बाई 3। क्यों, क्योंकि यहाँ स्मॉल q की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q बाई 3 आया। इसका मतलब यहाँ माइनस Q डेवलप होगा, है ना। तो यानी माइनस Q का मतलब माइनस Q बाई 3 डेवलप हुआ, यानी यहाँ से कितना फ्लो कर गया, Q बाई 3 फ्लो कर गया।
और इस पे देखो चार्ज कितना है, पहले इस पे 0 ही था सी पर, इसका मतलब यहाँ से कितना फ्लो कर गया 2q/3, क्योंकि यहाँ माइनस क्या रह गया, माइनस 2q/3 रह गया। इसका मतलब टोटल चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए था उसका, है ना, पहले 0 था तो बाद में भी 0 रहना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ 2q/3 यहाँ से फ्लो कर गया। ये लॉजिक समझ में आया? हाँ हाँ सर। है ना, ऐसा करना है। तो ये आपको ये वाली इक्वेशंस का भी ध्यान रखना है, तो इस तरह से कर लेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट मैं करवा चुका हूँ। एक वो जिसमें किसी को भी हमने अर्थ नहीं किया था, है ना, तो उसमें तो हमें मालूम है टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आउटर सरफेसेस पर डाल देंगे, यानी आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पर टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2, फिर उसके बाद चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। दूसरा केस हमने जब अर्थ करेंगे तो क्या होगा। तीसरा केस है कि अर्थ नहीं कर रहे हैं लेकिन प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन between the plates when they are connected to each other। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो जैसे कि ये प्लेट है और ये प्लेट है मान लो, और यहाँ भी ये प्लेट है और ये प्लेट है मान लो, ये प्लेट ए, ये बी, ये सी और ये डी है। हमने क्या क्या, इसको मान लो 6q चार्ज दिया और इसको हमने मान लो 3q चार्ज दिया और इन प्लेट को दोनों को हमने कनेक्ट किया है, यानी ए और सी को कनेक्ट किया हुआ है। तो अब बताना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस में ले लेता हूँ कि ये डी है, ये भी डी है और ये भी डी है। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि 2 कंडक्टर्स को अगर आपस में कनेक्ट करते हैं उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखेंगे, है ना। 2 कंडक्टर को जब आप कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी दोनों का। ये तो किया हमने क्वेश्चन, यहाँ भी किया था। 2 स्फीयर को, 2 कंडक्टर को लिया भी था मैंने, C1 C2 जिनकी कैपेसिटेंस भी थी, Q1 Q2 चार्ज भी दिया था। कनेक्ट करने के बाद सबका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया था, सेम हो गया था। ठीक है ना। हाँ सर। तो अब यहाँ क्या करना है, अर्थ तो हमने किसी भी प्लेट को नहीं किया हुआ यहाँ, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट जाऊंगा उसमें प्लेट्स को आपस में कनेक्ट तो करेंगे, साथ में किसी भी एक प्लेट को अर्थ भी करेंगे। तो अभी मैंने इसमें अर्थ नहीं किया, किसी को भी ध्यान रखना है, केवल आपस में कनेक्ट किया है। तो जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था ना वो यहाँ भी वैलिड है। मतलब ये हुआ कि टोटल चार्ज कितना सिस्टम पे, 9q। तो क्या होगा यहाँ देखो, इनको कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा दरअसल 9q/2 और यहाँ हो जाएगा 9q/2। और ये सब क्या है, यहाँ ये डी है, ये भी डी है और ये भी डी है, ये ए बी सी और डी। अब आप कहेंगे अब क्या करें, अब तो कुछ आता पता ही नहीं है ना। तो लेकिन हमें ये तो मालूम है कि अगर मैं यहाँ क्यू चार्ज लेता हूँ तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, -q लेते हैं। और आपको मालूम है कि इस प्लेट को मैंने चार्ज दिया नहीं, इसका मतलब इस पर +q इधर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले चार्ज 0 था प्लेट बी पर, तो बाद में भी 0 रहना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ फिर यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ -q होना चाहिए। अब क्या करें, इस पे चार्ज कितना दिया हमने,
3q, यहाँ कितना आ गया 9q/2, यानी इसका मतलब इधर चार्ज कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चार्ज कितना आ रहा देखो ये 1.5 है ना, क्यू आ रहा है ना 1.5 क्यू। ये बात सुनना है पहले तो, इसका मतलब क्या हुआ, कितना चार्ज एक्स्ट्रा है यहाँ 1.5 यानी 3/2 एक्स्ट्रा है ना, 3/2 क्या एक्स्ट्रा है तो वो किधर चला गया, प्लस 3/2 इधर चला गया। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए 3q/2 -3q/2 यहाँ कितना होना चाहिए -3q/2 होना चाहिए। एक मिनट बताओ, लेकिन इस पे चार्ज कितना था 3q था ना, तो 3q चार्ज आ रहा है क्या, यहाँ कहाँ आ रहा है, कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। तो वो -3q/2 होगा ना। हाँ माइनस होगा ने, माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये गड़बड़ कर रहे हैं आप। यहाँ कितना जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज इस प्लेट पे तो कितना रहना चाहिए, इस प्लेट पे टोटल चार्ज 3q रहना चाहिए ना, इधर कितना आ गया 4.5q, इसका मतलब इधर चार्ज कितना होना चाहिए -3q/2 और यहाँ क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। क्लियर है भाई सबको, क्योंकि टोटल चार्ज प्लेट्स डी पे कितना रहना चाहिए 3q रहना चाहिए। अब q का बारे में पता नहीं है q कितना है, लेकिन हमें ये मालूम है अगर आप जोड़ने जाओगे, देखो प्लेट ए और सी पे टोटल चार्ज कितना है 6q ना, टोटल चार्ज कितना है और सी पर 6q ही तो है। अरे भाई ये बात समझ में आई, और अभी देखो अभी कितना है, अभी भी 6q ही है। देखो आप अब q कैसे निकालें, अभी भी देख लो आप कितना है 6q ही तो है, देखो या 9q/2 इधर 3q/2, हाँ सर इसका मतलब q क्या हो गया यहाँ 0 आ गया, 0 q को क्या आना पड़ेगा अब यहाँ 0 आ गया। क्यों, क्योंकि a और c पे मिला के चार्ज 6q है, और अभी भी देखो 3q/2 इधर है 9q/2 इधर है, तो मिला के कितना है 6q ही है, इसका मतलब q क्या हो गया यहाँ 0 हो गया। इस केस में इस सरफेस पर चार्ज 0 हो गया, इस वाले सरफेस पे चार्ज 0 हो गया, और नहीं तो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको 0 कैसे, इस पे भी 0 ही हो गया, इस पे भी 0 हो गया, और इस वाले सरफेस पे भी चार्ज 0 हो गया। नहीं तो क्या करो, यहाँ देखो इसकी वजह से इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ VA - VB = Q/ε0S × D लिखोगे। इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, यहाँ इधर रहेगा, क्या लिखोगे VB - VC = QD/ε0S है, और सिंस VA = क्या है यहाँ VC है, VA = क्या है यहाँ VC है, इन दोनों का ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 आ गया ना, क्योंकि VB से VB कैंसिल आउट हो गया, VA VC से कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया QD/ε0 × 2 ना। अब D 0 नहीं है, ε0 0 नहीं है, S 0 नहीं है, इसका मतलब Q को क्या होना पड़ेगा यहाँ 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा इसका, फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इसका ये। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया, यहाँ चार्ज 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ 9q/2, और यहाँ प्लस 3q/2, और यहाँ -3q/2, और यहाँ 9q/2। ये A, ये B, ये C और ये D। ये बात समझ में आ गई सबको? सर सर आपने स्टार्ट में वो 9q/2 कैसे लिखा? वो तो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट। जब अर्थ नहीं करेंगे तो टोटल चार्ज सिस्टम को डिवाइड बाय 2 करके आउटर सरफेसेस पे डाल देते हैं ना हम लोग।
टोटल हाँ चार्ज देखो ना कितना है, 9Q है ना टोटल चार्ज, इधर 3Q है ना, इधर 6Q है, तो टोटल चार्ज कितना हो सिस्टम पे 9Q ना, तो डिवाइड बाय 2 करते हैं ना हम लोग। हाँ ओके सर। भाई वैसे तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है मैंने आपको, तो मैं सोच रहा हूँ वो ऐसे लेंदी प्रोसेस है, आप तो याद रखो ना जो बताया आपको, टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2 आउटर सरफेसेस पे डाल देंगे, क्योंकि कैसे आया ये सब चीज में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद में इस तरह से कर लेंगे हम लोग, तो वहाँ दिया इसका बेसिक डेरिवेशन बता रखा है मैंने वहाँ, एक बार आप देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब आता है तो कि एक अगर मिनट आपस ऊपर में, दिखाइए ना, हाँ ऊपर दिखाइए ना। ये है ना, हाँ बस वही सर। charge flown to the earth after connecting the switch SW, ठीक है। तो अब क्या वापस से वही अर्थ किया हुआ है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्या रहेगा देखो, इसके सॉल्यूशन पे जा रहा हूं मैं। ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है, ये चौथी प्लेट है, इसको अर्थ किया है, सॉरी आपस में कनेक्ट किया हुआ है, और इसको अर्थ कर दिया हमने, तो इसका तो पोटेंशियल क्या हो गया 0 बी प्लेट का, ये ए और ये बी, इसके सरफेस पे चार्ज क्या होगा 0, इस पे भी चार्ज क्या होगा 0। जब अर्थ करेंगे तो आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पे चार्ज 0 0, आप देख रहे हो कि इस पे चार्ज कितना है हमारे पास में 3Q चार्ज है डी पर, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाना चाहिए प्लस 3D आ जाना चाहिए, इस पे चार्ज आ गया सॉरी 3Q आ जाना चाहिए, 3Q चार्ज होगा, इसका मतलब यहाँ माइनस 3Q होना चाहिए। अब अभी हम कुछ नहीं कह सकते हरिभाषण में, हाँ बस इतना पता है कि ए और सी को जब कनेक्ट किया तो इस पर टोटल चार्ज कितना है, ए और सी पर टोटल चार्ज 6Q है, ए और सी पे टोटल चार्ज कितना है यहाँ 6Q है। अभी हमारे पास अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करूँगा मानना पड़ेगा मुझे, अच्छा ये डिस्टेंस मैंने मान ही रखा कि डी डिस्टेंस है ना, ये आपस में इनके बीच की डिस्टेंस क्या है डी है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ चार्ज Q है, तो फिर यहाँ कितना आएगा -Q है ना, और मैंने मान लिया कि यहाँ Q डैश है, तो यहाँ क्या होगा यहाँ -Q डैश है, वैसे वो मैंने मान लिया अपनी मर्जी से, अपने आप एडजस्टमेंट होगा कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, देखो यहाँ देखो प्लेट ए और सी पे चार्ज कितना दिख रहा है आपको Q, तो मैं बात कर रहा हूँ फॉर प्लेट्स ए एंड सॉरी ये सी है सी, तो कितना दिख रहा है देखो Q -Q डैश -3Q, और ये मिला के कितना होना चाहिए 6Q, एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास में, यानी आना चाहिए Q -Q डैश इक्वल टू 9Q, इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आया पहले तो, तब मैं आगे की बात करूं, हाँ सर। है ना भाई, इन दोनों पे मिला के टोटल चार्ज कितना दिया आपने को 6Q ना, तो मैंने अपनी मर्जी से इधर +3Q था तो कह रहे यहाँ तो -3Q आना चाहिए था, लेकिन Q डैश और Q के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो लेकिन दोनों प्लेट का मिला के क्या होना चाहिए 6Q, एक इक्वेशन तो यह कि दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, दूसरी इक्वेशन यहाँ देखो, इसको +Q माना मैंने, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और यहाँ इसको Q डैश और ये माइनस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी क्या लिखोगे
VA माइनस VB इक्वल टू, यहाँ लिखोगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट S इंटू D, और इधर VB माइनस VC इक्वल टू क्या लिखोगे, Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट S इंटू D। अब यहाँ देखो, दोनों को ऐड कर दूं मैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 ऐड कर दूं, तो मुझे मालूम है कि VA इक्वल टू क्या है, यहाँ VC है, हमने पहले मान लिया था तो कि VA इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, और VB का पोटेंशियल हमें पता ही है कि क्या होगा, अर्थ से कनेक्ट किया है तो 0 है, यहाँ कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 कर लेते हैं, तो आप देख रहे कि ये तो 0 आ गया ना, तो आ गया QD बाई एप्सिलॉन नॉट S प्लस Q डैश D बाई एप्सिलॉन नॉट S, इसका मतलब है Q डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस Q, और इस इक्वेशन को कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो जब यहाँ रखोगे तो आप ध्यान से देखो क्या मिल रहा है, Q प्लस Q इक्वल टू 9Q, यानी Q की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9Q बाई 2, तो Q डैश कितना आ गया, माइनस 9Q बाई 2, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। सर हाँ बोलो। सर आप इक्वेशन 2+3 होगा ना, हाँ क्या हुआ, तो इक्वेशन 2+3 अच्छा होगा ना। 2 प्लस 3 होगा, बिल्कुल है ना, 2 प्लस 3 प्लस 2 होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। सर डायग्राम दिखाइए ना। हाँ सर हो गया ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं हम लोग, मतलब बैटरी, इसमें ऐसा नहीं कि प्लेट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन पहले सिंपलेस्ट केस देख लेते हैं कि बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास में कि अब इसमें हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की भी बात करेंगे, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on the charge distribution on the surfaces of plates, charge distribution on the surface of plates and equivalent capacitance after connecting the battery। अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं। तो ये यहाँ आप देखोगे कि बैटरी है तो प्लेट्स आपस में लेकिन कनेक्टेड हो सकती है, लेकिन अर्थ नहीं किया हुआ है, अर्थ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो जैसे सबसे पहले मान लो इस तरह से प्लेट्स रखी हुई है, मान लो ये 3 प्लेट है हमारे पास में, और इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। सबका सरफेस एरिया जो है सेम है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये डी है और ये डी है। इसका मतलब यहाँ जो कैपेसिटेंस बनेगी वो एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी बनेगी। कैसे, किस किस के बीच में बनेगी, अगर बनेगी तो इन सरफेस, इस सरफेस के बीच में, है ना, फिर इस सरफेस के बीच में ऐसे। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना अपने को, मान लो बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ
बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना है। तो इस तरह से तो क्या करेंगे हम लोग, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इन प्लेट्स पे क्या करेंगे, नंबर डालेंगे। कैसे, जैसे ये 1, ये 1 प्राइम, 2, 2 प्राइम, 3 और 3 प्राइम, है ना। अब ध्यान से देखो बी के साथ कौन कौन है, क्योंकि बी के साथ जो जो भी प्लेट्स है सबका पोटेंशियल वही होगा जो बी का है। ए के साथ जो भी प्लेट कनेक्ट होगी उसका वही पोटेंशियल होगा जो ए का है ना। हमें तो ए और बी के बीच में चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ ए यहाँ ले लेता हूँ और बी यहाँ ले लेता हूँ। तो ए के साथ कौन कौन है, 2 और 2 प्राइम। बी के साथ कौन कौन है, 1, 1 प्राइम, 3 और 3 प्राइम। तो 1 प्राइम और 2 के बीच में कैपेसिटर है, यानी इधर का 1 प्राइम इधर का 2 के बीच में कैपेसिटर है ना, 1 प्राइम और 2 के बीच में। उसके बाद देखो 2 प्राइम और 3 के बीच में, तो 2 प्राइम और 3 के बीच में, सॉरी 3 के बीच में, प्राइम नहीं, क्योंकि प्राइम 3 प्राइम पर तो चार्ज ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आई नहीं, कंट्रीब्यूशन ही नहीं उसका, है ना। तो यहाँ बैटरी हमने लगा दी, तो यहाँ देखो ए भी सी होगा और ये भी सी होगा, और यहाँ हमने बैटरी लगा दी, तो हम चार्जेस भी देख लेंगे किस पे कितना कितना गया। तो V0 प्लस माइनस, पहले तो सी इक्विवेलेंट देख लेते हैं। सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2C, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट S बाई D, और आइडेंटिकल है तो आपको पता है, देखो यहाँ से 2Q चार्ज गया, मान लो इस पे कितना गया Q, यानी इस पर प्लस Q या माइनस Q, है ना। तो यहाँ प्लस Q और यहाँ भी प्लस Q और यहाँ माइनस Q। इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले कोई भी एक लूप ले लो, ये वाला लूप ले लेता हूँ मैं। क्या लिखोगे, माइनस V0 प्लस Q बाई C इक्वल टू 0, यानी Q इक्वल टू क्या हो गया, C V0, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट S बाई D इंटू V0, यानी इतना चार्ज हर एक उस पर गया कैपेसिटर पर। लेकिन चार्ज ऑन प्लेट 1, प्लेट 1 पे चार्ज कितना है, माइनस Q है कि नहीं, क्योंकि देखो 1 प्राइम की बात कर रहा हूँ, तो प्लेट 1 पे चार्ज कितना हुआ, क्योंकि ये 1 प्लेट का है तो 1 प्राइम है, सरफेस है, कितना आ गया, माइनस एप्सिलॉन नॉट S बाई D इंटू V0। चार्ज ऑन प्लेट 2, तो प्लेट 2 पे चार्ज देखो 2 पर भी है चार्ज और 2 प्राइम पर भी है, यानी इस पे चार्ज लिखेंगे 2Q प्लस 2Q, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट S बाई D इंटू V0। फिर है चार्ज ऑन प्लेट 3, प्लेट 3 पर क्या है, देखो 3 पर माइनस Q है, कितना आ जाएगा यहाँ, माइनस Q, यानी माइनस एप्सिलॉन नॉट S बाई D इंटू V0। ये आंसर हो, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को मिली गई है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूँ मैं। सर वो 2Q कैसे आया इस पे, 2 वाले प्लेट देखो ना, यहाँ से देखो, ये देखो इस प्लेट पर ये 2 है ना, इधर सरफेस 2 है इसका, और ये 2 प्राइम है, देखो ना, तो इस प्लेट पर देखो, बीच वाली प्लेट पर ये 2 है और ये 2 प्राइम है, तो प्लेट पर 2 और 2 प्राइम का दोनों का काउंट करूंगा ना मैं। नहीं समझे? नहीं समझे सर, ठीक। ठीक है, चलो देखो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। आपकी बुकलेट निकालिए। मैंने बुकलेट शेयर किया था क्या आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। तो एडवांस वाली जो बुकलेट है उसी को
थ्योरी वाली भी बुकलेट करी थी ना? हाँ किया था। तो आप आ जाओ यहाँ, देखो एकदम पीछे, यहाँ हो, ये रहे क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करो, 30 से लेकर 34 तक, ये चारों 5 क्वेश्चन है, पांचों करो। एग्जाम्पल पेज नंबर आ जाइए आप, पेज नंबर 28 पर आइए, ठीक है। एग्जाम्पल 30 से लेकर 34। ये छोड़ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं सब? तो क्लास थोड़ी खत्म हुआ अभी, तो क्लास चल रहा भाई।
क्वेश्चंस बन रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। मैंने होमवर्क में आपको क्या क्या दिया था? मतलब ABC डिस्कस हो गया ना हमारा? हाँ सर। हाँ सर तो आप ये भी कर सकते हो, D कर सकते हो, सेक्शन D कर सकते हो। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। एक तो ये करना है, और इसका हाँ, जो पार्ट 3 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 2 ही क्वेश्चन है ना, 1 2 दोनों कर सकते हो आप। तो ये करेगा एक तो पार्ट 3 तो कंप्लीट। और एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 में वैसे काफी सारा कर सकते हो। आप देख लीजिएगा एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में जो जो पढ़ा दिया वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जो काफी सारे कर सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट सब करवा दिया इसमें मैंने। तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 भी है,
ये होमवर्क क्या होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर 34 एक बार बताओगे? हाँ बताता हूँ। 34 ना? हाँ रुको। Hmm. 34 में कह रहा है फाइव सिमिलर कंडेंसर प्लेट्स एग्जाम्पल 34। तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है कि 2 और 4 एक पॉइंट से कनेक्टेड है और 1, 3, 5 एक पॉइंट से कनेक्टेड है। यानी ये प्लेट्स ऐसे रखी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इनको साथ में कनेक्ट किया है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, और इन तीनों को साथ में कनेक्ट किया है। ये 1, 2, 3, 4, 5 इन सबको एक साथ किया तो ये बी पॉइंट है, और यहाँ ये इस तरह से इसने लगा रखा है। इसको करते हैं, इसको बी मान लेता हूँ मैं, इसको ए मान लेता हूँ। ये माइनस प्लस और ये बी है। क्या पूछ रहा है? सबका डिस्टेंस भी सेम ही है। चलो ठीक है। चार्ज ऑन द प्लेट्स 1 and 4 चाहिए इसको। तो क्या करेंगे? 1, 1 प्राइम, 2, 2 प्राइम, 3, 3 प्राइम, 4, 4 प्राइम, 5, 5 प्राइम। या ए ले लेंगे। ए के साथ कौन कौन है? 1, 1 प्राइम, 3, 3 प्राइम, 5, 5 प्राइम। और बी के साथ कौन कौन है? 2, 2 प्राइम, 4, 4 प्राइम। अब यहाँ देखो 1 प्राइम और 2 के बीच में ये कैपेसिटर है, 1 प्राइम और 2 के बीच में, 2 प्राइम और 3 के बीच में, फिर 3 प्राइम और 4 के बीच में, फिर 4 प्राइम और 5 के बीच में, यानी ये 5 है, ये 4 प्राइम है। तो बैटरी को ऐसे लगा रहा है, यानी आइडेंटिकल है। कैपेसिटेंस क्या है यहाँ? सी है, और सी कितना है यहाँ? एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी। अच्छा इसने एरिया ए लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, एरिया ए ले लेंगे। तो अब देखो सब पे चार्ज सेम ही है, लेकिन यहाँ चार्ज क्या होगा? देखो इस पर प्लस क्यू होगा, इस पर माइनस क्यू। इस पर प्लस क्यू या माइनस क्यू, या प्लस क्यू या माइनस क्यू, या प्लस क्यू या माइनस क्यू, या प्लस क्यू या माइनस क्यू। और अगर इसने कहा कि प्लेट 4 पे बताओ, तो प्लेट 4 का मतलब क्या हुआ? -2q हुआ ना। इसने कहा कि प्लेट 1 पे बताओ, तो मतलब क्या हुआ? +q हुआ ना। अब क्यू निकालना है तो v दिया हुआ, तो ये लूप बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? -v + q by c = 0, यानी q = cv। कितना हो गया? -2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू वी, और यहाँ प्लस एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू वी।
यानी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है मेरा। तो क्या दिया इन्होंने आंसर? ठीक है ना, समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ सर। तो इस तरह से करना था, ये आंसर है। बाकी क्वेश्चन भी कर लो आप लोग, अभी और भी क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में भी। तो चलिए, वैसे नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कंप्लीट हो जाए टॉपिक, ये ज़्यादा कुछ बचा नहीं है जिसमें। चलिए फिर, ओके बाय। ये नोट्स बाय सर। भेजता हूँ आप लोगों को। बाय बाय।